हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम के लिए स्पेशल हम जीके क्विज लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ना चाहते हो और डेली इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहे। डेली सुबह 9 बजे आपको जीके क्विज मिलेगी और डेली शाम को 9 बजे आपको हिंदी क्विज हम देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की जीके क्विज। तो लेते हैं दोस्तों पहला सवाल है आतिश ए चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है। आतिश ए चिनार यानी फ्लेम्स ऑफ चिनार पुस्तक है, वो किस राजनेता की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम, बेनजीर भुट्टो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या एम हिदायतुल्लाह। किसकी आत्म कथा है दोस्तों? आतिश ए चिनार। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख महमूद अब्दुल्ला। जी हां दोस्तों, आतिश ए चिनार उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा रचित एक आत्मकथा है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1988 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों, और उन्हें शेर ए कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शेर ए कश्मीर कैसे कहा जाता है दोस्तों? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट ये यहां पे इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप मापने में प्रयुक्त तीव्रता के जो पैमाना होता है उसकी सीमा क्या होती है। जो भूकंप मापने का जो यंत्र है उसमें मापने की जो सीमा है वो कहां से कहां तक होती है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों। तो सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन डी, 1 से लेकर 12 तक। दोस्तों भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं और इस स्केल का नाम अमेरिका के भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिचर के नाम पर पड़ा। इस स्केल को 12 अंकों की रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो दोस्तों जो सीमा होती है कितनी होती है? 1 से 12 तक। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन सी, विराट कोहली। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने विराट कोहली को वर्ष 2017 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। इसके लिए विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई। इस ट्रॉफी को जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 93 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति या विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड लिटन, कैनिंग, डलहौजी या वेलेज़ली। तो दोस्तों विलय की जो नीति है, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं, ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इसे शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्ष 1848 से 1856 के मध्य किया गया। इसी के आधार पर उसने कुशासन के आधार पर सतारा, जैनपुर, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर की कंपनी अपने साम्राज्य में मिला ली गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता यानी जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है?
लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। जी हाँ दोस्तों, गैल्वेनीकरण या धातु कार्मिक प्रक्रम, जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे धातुओं का क्षरण होने से रुक जाता है, संरक्षण होने से मिलता है दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। जी हां दोस्तों, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1931 में, कब दोस्तों? वर्ष 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें मोटिवेट करें आगे इसी प्रकार की वीडियोस जबरदस्त तरीके से आपके लिए लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? हाइड्रोलॉजी ओशियनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी कल्चर ज्योग्राफी, पेडोलॉजी फाइटोज्योग्राफी, जनसांख्यिकी जनसंख्या। यानी यहां पे स्टडी दे रखी है और ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है ये आपको यहां पे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहां पे जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों कौन सा गलत सम्मिलित है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन जो सी है ये गलत है यहां पे, क्योंकि पेड्रोलॉजी का संबंध चट्टानों के अध्ययन से न होकर मिट्टी के अध्ययन से होता है। ठीक है दोस्तों, फाइटोलॉजी का मतलब होता है मतलब चट्टानों का अध्ययन, जबकि पेड्रोलॉजी का मतलब फाइटोज्योग्राफी नहीं, इसका मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसमें मिट्टी के निर्माण और संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन सी क्या है? गलत सुमेलित है। अगला सवाल है दोस्तों, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? देश के 10% क्षेत्र में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और नर्मदा। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, 10% में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है, प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं कि सर द्रोणी क्या होता है, नदीय द्रोणी क्या होता है? तो द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा बर्फ का पानी नदियों तथा नहरों से प्रवाहित होकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है। यानी पानी जहां पे इकट्ठा हो जाता है उसे ही द्रोणी कहा जाता है। और ये जो द्रोणी है ये 10%, जी हाँ दोस्तों, 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत के कुल मिलाकर। ठीक है, और वो कौन सी है? गोदावरी। अगला सवाल दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन ए, मधुमेह, जिसे डायबिटीज मेलिटस कहता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस मधुमेह बीमारी इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, राजस्थान के कानबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। राजस्थान के कानबेलिया, जिसे कानबेलिया कहते थे ना, कानबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, वर्ष 2010 में केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? नैरोबी में नवंबर 2010 में हुई अंतर सरकारी समिति की बैठक में यूनेस्को ने कानबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, कानबेलिया क्या है? राजस्थान की एक अत्यंत प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य में लोच और गति अधिक होती है।
यह नृत्य 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वर्ष 2010। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कैंसर के निदान के लिए जो तैयारी चलती है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? अब जिसका स्थान कम होगा वो उतना ही ज्यादा मतलब तैयारी कर रहा है, जिसका स्थान कम होगा मतलब वो तैयारी में उतना ही पीछे है। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन बी, 19वां। जी हां दोस्तों, तैयारी में 19वां स्थान है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया? निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया? सीधा सवाल यह है कि 2020 का क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया? तो सही आंसर का दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। जी हां दोस्तों, दीपिका पादुकोण को वर्ष 2020 के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जी हां दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। मानसून वन ऐसे वनों को कहा जाता है जो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन वास्तविक मानसून जलवायु प्रदेशों से पाए जाते हैं जहां पर 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, और भारत में कुल मिलाकर केवल 80% मानसूनी वन ही हैं। ठीक है, चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन डी, इन्फोसिस। जी हां दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड को कार्बन न्यूट्रल नाउ कैटेगरी का यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड सितंबर 2019 में मिला। यह कंपनी भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे यह अवार्ड मिला दोस्तों। ठीक है, और यह जो अवार्ड है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्थान द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज अडवाणी आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। पंकज अडवाणी आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? तो दोस्तों सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो सवाल का आंसर आएगा बिलियर्ड्स। लेकिन सवाल यह है कि पंकज अडवाणी है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 बार ये कारनामा कर चुके हैं दोस्तों। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे शहर में जन्मे पंकज अडवाणी 22 बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और ये भारत के सबसे सफल खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स में दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सागी दावा
प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सागी दावा एक बौद्ध त्योहार है, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है सागी दावा। तो ये बताना है कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार सागी दावा या सागा दावा सिक्किम राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार है। ठीक है, चलिए, जब तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने में सागा का तारा आकाश में दिखाई देता है तो तिब्बती बौद्ध एक वर्ष का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय मानकर सागा दावा त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, और यह त्योहार दोस्तों महीने भर चलता है, जो भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली। जी हाँ दोस्तों, अरुणा आसफ अली 9 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए खुली चुनौती उन्होंने दी थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डाटा संसाधन के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाती है? तो आप ये समझिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी तो कहा जाता है, तो यहीं से आपका आंसर टिक हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन कौन सा है? मनुष्य के हृदय की आलिंद दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वो हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो वो हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सा है दोस्तों? कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसका रासायनिक सूत्र है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो हार्मोन है दोस्तों, प्रोटीन और वसा के पाचन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे पैनक्रोजाइमिन भी कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? पैनक्रोजाइमिन भी कहा जाता है, जो हृदय की आलिंद दीवार से निकलता है। तो ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी CCK। अगला सवाल दोस्तों, भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखे होंगे ज्यादातर। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को वर्ष 2018 में 66वें दादा फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया? वर्ष 2018 के लिए 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। दिया दोस्तों, 2018 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य मंडल मेजोस्फीयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? जो मध्य मंडल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरिक्ष में स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है। यह प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है दोस्तों? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये चीज यहाँ पे क्या है? गलत है। मध्य मंडल, जिसे मेजोस्फीयर भी कहा जाता है, वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के मध्य में स्थित है। ये बात सही है। मध्य मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? लगभग 85 किलोमीटर है। यह समताप मंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। मध्य मंडल परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। तो यहां पे ऑप्शन बी क्या है? गलत है। अत्यंत तीव्रता से नहीं बढ़ता, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अगला सवाल है, और ये आखिरी सवाल है दोस्तों, 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी?
2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? ऑप्शन है सरला ठकराल, पुनीता अरोड़ा, शिवांगी या भावना कंच। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का जो गौरव है दोस्तों, वो सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को प्राप्त है, जिन्होंने 2019 की 2 दिसंबर को ये गौरव प्राप्त किया दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये थी हमारी आज की क्विज स्पेशल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।